ला 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 ला। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे, बच्चा लिख रहा है नाग। गुड आफ्टरनून, क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। एक ने बोला नाग, एक बना रहे कैटरपिलर, एक बनाता है अर्थवर्म। समझ ही नहीं आता तुम कौन सी प्रजाति के वो बेटा। हाँ, कोई अर्थवर्म बनाता है, कोई नाग बनाता है, कोई स्नेक बनाता है भाई तुम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? आज है बहुत ही मैं बहुत ही बढ़िया हूं, मैं बहुत ही अच्छी हूं बेटा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन का लेक्चर नंबर 1। कल हमने खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे। आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़ लिए हैं। उसकी पीडीएफ जल्दी अपलोड हो जाएगी, मैंने बनने के लिए दे दी है। तो जैसे डीपीपी फॉर्मेट में हमेशा अपलोड होती है वैसे अपलोड हो जाएगी। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करेंगे, तो दैट इज इनफ फॉर यू। और इसी बात के साथ में आज नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं एक्सक्रीशन का। आज हमारा जो टारगेट है सपोलो वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, थैंक यू भैया, एंड एक्सक्रीटरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रो है आज। ठीक है, लेट अस सी हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। समाप्ति एक्सप्रेस तो बेटा आज है नहीं, क्योंकि हमने कल ही समाप्ति एक्सप्रेस कर लिया था। और ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, मस्त है ना। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी टेलीग्राम चैनल पे कल मैंने बताया था कि जो मैंने आप लोगों की क्लास में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि जूलॉजी में डीजी 2.2 आ गई है। तो लिंक मैंने कहा था जब आएगी तो बताऊंगी, तो लिंक भी आ चुकी है। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहां मैंने लिंक शेयर कर दी है, PW स्टोर, Amazon और फ्लिपकार्ट की। तो आप जाइए और देख लीजिए। इसी बात के साथ में बेटा हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज एक नई शुरुआत है, लेकिन बेटा बैच पुराना है, टीचर पुराना है और आपका जो स्टूडेंट्स है वो भी पुराने हैं। लेकिन पढ़ाई जो है बेटा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से एज यूजुअल करनी पड़ेगी। आज का डेट हमने नहीं लिखा यार, आज महीना भी तो नया है बेटा। ये क्या बात है, आज तो सारी चीजें नई नहीं है भाई, सिर्फ तुम पुराने और मैं पुरानी हूं, है ना। आज है 1 अगस्त 2025। तो आज न्यू मंथ है। और आप याद रखना अभी ये जो मंथ है ये बहुत जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो वरना समय तो बेटा बीतते जा रहा है। ठीक है, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के तीसरे चैप्टर पे बेटा पहुंच चुके हैं और शुरू करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। हेडिंग डाल लो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। अभी हमने बेटा सांस तो ले ली, अगर ह्यूमन सांस तो मतलब ले ली, मतलब ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया है, ये कहने का मतलब था मेरा कि अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे होते, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर हम डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे होते तो सबसे पहले हम खा चुके होते। खाना हम लोगों ने खा लिया है ना, खाना खा लिया है, उसको डाइजेस्ट कर लिया है, और मतलब उस ब्रेक डाउन भी कर लिया है, ऑक्सीडेशन भी कर लिया है, यूटिलाइजेशन भी कर लिया है। यूटिलाइजेशन करने के बाद बेटा बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे सेल के अंदर। अब मैं एनसीईआरटी को साथ लेते हुए चलती हूँ। एवरीबॉडी बेटा फुल जोश फुल एनर्जी के साथ में क्लास में बैठिए एवरीवन। ठीक है, चलिए। तो बेटा मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि यार आप याद कीजिए ब्रीदिंग का चैप्टर, जहां हमने एक सेल के अंदर कहा था जब हम फूड की ब्रेकडाउन करते हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं बेसिकली,
तो बेटा हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी तो बनते हैं जिनको बॉडी से एलिमिनेट करना है, उसको इकट्ठा करके नहीं रखना है। हम बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट करते हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, और ये एनसीईआरटी कहती है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ईदर इट इज फॉर्म ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की वजह से CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, मेटाबॉलिज्म की वजह से बन रहा है, और या तो एक्सेस ऑफ इंजेशन की वजह से बन रहा है कि एक्सेस में तुमने इंजेस्ट कर लिया तो अब तुम्हें उसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, बार बार बताती रहती हूं कि बेटा एनसीईआरटी की लाइन से, इसीलिए एनसीईआरटी जब रीड करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो एनसीईआरटी कहती है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म और ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंजेशन सम प्रोडक्ट्स लाइक, वैसे तो मेन हम 3 नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं किसी भी एनिमल के अंदर, यूरिया होता है, अमोनिया होता है और यूरिक एसिड होता है, बट इसके अलावा मैम बहुत सारे आयंस भी हो सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, बहुत सारे बेटा ऐसे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे आयंस जिनको हमें एलिमिनेट, CO2, H2O, जिनको हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है। और एनसीईआरटी कहती है इट शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड और पार्शियली एलिमिनेटेड। मैं पहले तो ये लाइन तो मैं एनसीईआरटी में भी दिखाती हूं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, या तो इसे कंप्लीटली रिमूव कर दो या तो इसे पार्शियली रिमूव कर दो। तो ये आपके स्टेटमेंट बेस में आ सकता है कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, एब्सोल्युटली ट्रू है। देखो क्या लिखा हुआ है कि हमने एक्यूमुलेट किया है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, है ना। इनको हमने कैसे एक्यूमुलेट किया है बेटा, हमने इधर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिज्म हो रही है, या अदर मीन्स जैसे कि हमने एक्सेस में इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। अब बोला इसको कंप्लीटली या तो टोटली रिमूव कर दो या तो पार्शियली रिमूव कर दो। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी टोटली और पार्शियली रिमूव्ड। और जब हम इन्हीं को टोटली या पार्शियली रिमूव करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। लिख लेते हैं, बहुत इजी सा है बेटा, बहुत इजी सा है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की शुरुआत ही लाइन से हुई है, तो हम यहां पे बेटा लिखना शुरू करते हैं कि मैम substances like लिखो फटाफट से बेटा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O, ions like सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फिर सल्फेट, फॉस्फेट, are present in the body due to present और accumulated, accumulated is the right word वैसे, accumulated due to metabolic activities, जैसे कि एनसीईआरटी कहती है या तो metabolic activities की वजह से बेटा ये है, ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ध्यान से बेटा सारे बच्चे पढ़ेंगे। और मैंने क्या बोला बेटा, और एक्सेस इंजेशन, और एक्सेस इंजेशन की वजह से भी मैम ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट होने नहीं चाहिए मैम। अब एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है these needs to be completely और partially removed, completely और partially removed। बेसिकली हमें इनको एक्सक्रीट करने की जरूरत पड़ती है, बेसिकली एक्सक्रीशन करना पड़ता है। और मेन जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनको हम एक्सक्रीट करते हैं किसी भी एनिमल में, ऐसे करके लिखते हैं, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट
मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट, 3 की हम चर्चा करते हैं सपोलो, 3 की हम चर्चा करते हैं मैम। एक होता है अपने पास अमोनिया, एक होता है अपने पास यूरिया, एक होता है अपने पास यूरिक एसिड। और स्टार्टिंग में बेटा हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही है। अब मैंने ये तो तुम्हें थोड़ा सा बेटा इंट्रोडक्शन दिया है, इसको फटाफट से नोट करो। चैट्स ऑफ कर दूंगी बेटा, क्योंकि चैट्स में तो तुम अपनी ही बेटा प्यार मोहब्बत वाली बातें चला रहे हो, तो अभी हमें प्यार पढ़ाई से करना पड़ेगा, तो जबरदस्ती ही करवाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। चलो इसको ऑफ कर देंगे। ये तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि मैम ऐसी चीजों की एक्यूमुलेशन होती रहती है, इनको रिमूव करने की जरूरत है। चैप्टर किसका है बेटा? एक्सक्रीशन का चैप्टर है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ही पढ़ेंगे। जब सर्कुलेशन का चैप्टर था तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जब ब्रीदिंग का सिस्टम था तो लंग्स के बारे में पढ़ा, सर्कुलेशन का चैप्टर था तो हार्ट और ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ा। एक्सक्रीशन का चैप्टर है तो ऑब्वियस सी बात है मैम हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप नोट करो, मैं साइड में हूं। और इस चैप्टर में स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, जैसे हमने ब्रीदिंग में पढ़ा था ना बेटा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किसके पास कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, वो डिपेंड करता है वो हैबिटेट कौन से में रह रहा है और उसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था विद एग्जाम्पल्स, वैसे ही हमें यहाँ पे बेटा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबसे पहले करना है कि कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। इस चैप्टर में जो जो दिया हुआ है उसको कवर करते हुए चलते हैं। ये मत समझना कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन आता है, आया भी है, आगे भी आएगा, है बहुत बेसिक, बट एग्जाम्पल से याद रखने वाली बात है बेटा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। डन कर लिया सपोलो? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, यस एवरीवन, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मैम आपने कहा एज पर एनसीईआरटी हमारे पास 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं मेनली। कुछ होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया एलिमिनेट आउट कर सकते हैं बॉडी से, कुछ होते हैं जो यूरिया एलिमिनेट आउट कर सकते हैं, कुछ होते हैं यूरिक एसिड। आज मैं आपको वैसे एग्जांपल्स इतने सारे हैं नहीं वैसे, ठीक है। तो मुझसे कई ज्यादा एग्जांपल मेरे ख्याल में बेटा बॉटनी में भी पढ़ लेते हो, एनिमल किंगडम में पढ़ लेते हो, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स का भी काफी कम है। और याद रखने के तरीके भी मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड मेनली। और इसी आधार पर, इसी बेसिस पर आप एनिमल्स को बोलते हैं अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिओटेलिक, यूरिकोटेलिक। सी फॉर कैट। ये चीज तो मैं वैसे कॉकरोच और फ्रॉग के वक्त में बता चुकी हूं। कॉकरोच क्या था? कॉकरोच क्या था? यूरिकोटेलिक। फ्रॉग क्या था? यूरिओटेलिक। टैडपोल लार्वा जो होता है वो अमोनिया एलिमिनेट करता है, अमोनोटेलिक। तो 3 तो एग्जाम्पल हमारे सामने है। और ये तो बेटा कितना इजी है याद रखना। नाम अगर तुम्हें कोई बोले अमोनोटेलिक का मतलब क्या है, अरे भाई ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया एलिमिनेट करते हैं वो अमोनोटेलिक हो गए। यूरियोटेलिक कौन है? जो एनिमल्स यूरिया एलिमिनेट कर रहे हैं वो यूरियोटेलिक हो गए। यूरिको कौन है? जो एनिमल्स यूरिक एसिड एलिमिनेट कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबसे पहले वही लिखते हैं। तो हम यहां पे बेटा हेडिंग डालेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स on the basis of excretory products eliminated animals are categorized as तो मैम इसके लिए एक डब्बा बनाते हैं। डब्बा बनाना है आपको, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना लीजिए, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बन जाएगा, ठीक है। देखो जब 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं ना, वो तो फिर भी सबसे ज्यादा 11वीं सबसे ज्यादा रोना धोना करते हैं, उनको पेंटिंग करनी होती है बहुत ज्यादा। तो अरे मैम कैसे बनाए, पर यहां तो बेटा यकीन के बच्चे भी 10वीं जैसा बिहेव करते हैं। बिल्कुल मैम बन जाएगा पोर्ट्रेट। लैंडस्केप क्या होता है मैम? आधा पेज है मैम, आधे पेज में बन जाएगा मैम, इसमें बन जाएगा। मुझे पहले लगता था कि नहीं भाई यकीन के बच्चों को तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर धीरे धीरे मुझे आभास हुआ जैसे जैसे मैं तुम्हारे बेटा, अरे यार तुमको पढ़ाने लगी
तुमको इन डेप्थ जानने लगी तो मुझे लगा कि भाई इनका नाम यकीन का है, लेकिन आचार विचार अभी भी नर्सरी वाले हैं इनके। ठीक है, चलिए, मजाक मैं नहीं कर रही थी बेटा, सीरियसली बोल रही थी। ठीक है, चलो। एनिमल्स होते हैं अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। एनिमल्स होते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। एनिमल्स होते हैं यूरिकोटेलिक। तीसरी क्लास होती है भाई, 2 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ के बैठे होते हो तुम लोग, है ना। तो मैं चाहती नहीं हूं कि तुम एकदम सैचुरेटेड बैठे रहो, ठीक है ना। तो हम अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक क्यों कहते हैं मैम? कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति होगा जो कहेगा ये यूरिया करता है एलिमिनेट, ये यूरिक एसिड करता है, और ये जो मर्जी में करता है। भाई नाम से ही तो समझ में आ रहा है, इसलिए पेपर में यूजुअली पूछा बहुत कम चांसेस है, बट बेटा इजी भी तो बहुत सारे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एनिमल्स दैट एलिमिनेट एनिमल्स दैट एलिमिनेट अमोनिया, एलिमिनेट अमोनिया। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यूजुअली जो एनिमल्स अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं वो अमोनिया को एज अमोनियम आयंस एलिमिनेट करते हैं। ये मैं नहीं कर रही बेटा, एनसीईआरटी कह रही है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। एज अमोनियम आयन वो अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं थ्रू द गिल सरफेस। मैंने क्यों बनाया, मैं तो मछली जल की रानी भी नहीं हूं, मैं तो प्यारी प्यारी जक्सिन्यारी मैम हूं बेटा। गिल्स जो एनिमल्स अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं, यूजुअली पानी में रहने वाले एनिमल्स करते हैं, जैसे मछली जल की रानी, तो यूजुअली अक्रॉस गिल सरफेस वो करते हैं, या तो अक्रॉस बॉडी सरफेस वो करते हैं अमोनिया को एलिमिनेट। और जब वो अक्रॉस गिल सरफेस या अक्रॉस बॉडी सरफेस अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं तो एज अमोनियम आयन एलिमिनेट करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। तो एनिमल्स दैट एलिमिनेट अमोनिया वो अमोनोटेलिक हो गए। इट इज यूजुअली eliminated as ammonium ion across gill surface और body surface, ठीक है। Of course, animals that eliminate urea. Animals that eliminate urea. Urea is the excretory product. And इधर को बेटा uric acid is the excretory product. Animals that eliminate uric acid, ये क्या हो गया, यूरिकोटेलिक एनिमल। अब मैम वैसे कौन ये डिसाइड करता है कि किसके पास अमोनिया होगा, किसके पास यूरिया होगा, या किसके पास यूरिक एसिड होगा? तो बेटा एक्चुअल में नेचर में जिस तरीके से इवोल्यूशन हुई है, उस इवोल्यूशन के अनुसार ही जैसे जैसे उन्होंने एडेप्टेशंस किए, जैसे जैसे जगह पे वो रहे हैं, जो उनके लिए फिजिबल था वो करने लग गए बेटा। ऑब्वियस सी बात है। अब जो पानी में रहते थे ना मैम, वो बहुत इजीली अमोनिया को एलिमिनेट कर पाते थे। अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए तुम देखना, अमोनिया यूजुअली, आई एम सेइंग नॉट ऑलवेज, बट अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है बेटा। बहुत सारा पानी के थ्रू ही वो एलिमिनेट हो सकता है। अब तुम अपने आप को देखो बेटा, हमारे लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए, हमारे सेल्स में, बायोमोलिक्यूल्स में देखोगे, द मोस्ट अबंडेंट केमिकल फाउंड इन अ सेल इज पानी। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इतना सारा पानी एलिमिनेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारी जो किडनी है उसमें हमारे जो बेटा नेफ्रॉन्स है, हमारी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 24 घंटे बेटा वो काम कर रही होती है कि भैया कहीं से तो पानी एब्जॉर्ब कर ले, पानी एब्जॉर्ब कर ले, पानी एब्जॉर्ब कर ले, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना दे ताकि पानी का लॉस ना हो, ठीक है ना। एक लेवल के बाद तो मर जाते हैं अगर पानी का लॉस हो जाता है बेटा, 8 से 12%, ठीक है। तो हमारे लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे हैं जो, हम ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, वी कांट अफोर्ड टू लूज दिस मच वाटर। अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक बेटा, लेस देन योर रिलेटिव्स, बट इट इज वेरी टॉक्सिक, and it requires a lot of water for its removal.
तो जो लोग पानी में रहते हैं वो बहुत इजीली अमोनिया एलिमिनेट कर लेते हैं। आप देखोगे यूजुअली एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अमोनिया एलिमिनेट आउट करते हैं। इट इज 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। ये डेटा पूछा जाता है। यूरिया के कंपैरिजन में 1 लाख टाइम ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, ठीक है ना। एंड अमोनिया को बहुत सारा पानी चाहिए अपने एलिमिनेशन के लिए। यूरिया को भी चाहिए पानी, ऐसा नहीं है कि यूरिया को पानी नहीं चाहिए एलिमिनेशन के लिए, चाहिए, बट कंपेयर टू दिस इट्स वेरी वेरी लेस। क्या यूरिया टॉक्सिक नहीं है बेटा? यूरिया भी टॉक्सिक है। अगर टॉक्सिक नहीं होता तो तुम बेटा इसको रिमूव थोड़ी कर रहे होते, ठीक है ना। वैसे भी जो चीजें टॉक्सिक होती है जीवन में उसको रिमूव कर देना चाहिए बेटा, ठीक है। यूरिया जो है वो भी टॉक्सिक है, बट बहुत कम टॉक्सिक है कंपेयर टू अमोनिया। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या अमोनिया नहीं बनता है? बनता तो है, तुम्हें पढ़ाया तो है मैंने, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में अमोनिया नहीं बना था, बनता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। बट हम अमोनिया को एलिमिनेट नहीं कर सकते मैम, वो इतना टॉक्सिक है, हम अमोनिया एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसको करने के लिए भी बहुत सारा पानी भी चाहिए। हम अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया साइकिल चला देते हैं, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल बोलते हैं। लिवर में ये साइकिल चलाने के बाद हम आराम से इसको एलिमिनेट कर देते हैं मैम। तो बनता जरूर है बट हम एलिमिनेट नहीं करते हैं, हम यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं। हम यूरियोटेलिक हैं। यूरिक एसिड को सबसे कम पानी चाहिए होता है, इसको हाईएस्ट पानी चाहिए होता है। ये हाईएस्ट टॉक्सिक है, ये मॉडरेटली टॉक्सिक है, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। यूजुअली जो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं ना बेटा, एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक एनिमल्स यूजुअली अंडे देने वाले एनिमल्स, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए बेटा, अंडे देने वाले एनिमल्स यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं। और आप देखोगे यूरिक एसिड जो होता है, जब यूरिक एसिड रिमूव होता है, किसी बर्ड में आपने देखा होगा, आपने देखा ही होगा अपने कपड़ों पे, कपड़े कहीं सुखाओ उसके ऊपर, जिसको यूजुअली हम बीट के नाम से जानते हैं। अब छी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। अभी तुम खड़े होगे ना तो तुम्हारे ऊपर भी गिर जाएगा कहीं ना कहीं से। तो बेटा जब किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाओगे तब तो ऐसा जरूर होगा बेटा कि तुम्हारे कपड़ों पे ऐसा तुम्हें हो जाए तुम्हारे साथ। तो वो पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में बेटा वो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करती है। ये जो बर्ड्स हो गई या जो भी यूरिक एसिड को एलिमिनेट करती है, बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट है यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए। इट इज यूजुअली एलिमिनेटेड एज पेलेट्स या पेस्ट, जो मैं बोल रही हूं बेटा, ठीक है ना। इसको लिखें, आई डोंट थिंक कि इसमें तुम्हें कोई दुखदार समस्या होगी, इसको लिखते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल में हमने कौन ने क्या किया ये तो कर लिया। मोस्ट टॉक्सिक है बेटा, दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक, रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल। इसमें हम लिखेंगे बेटा दिस इज मॉडरेटली टॉक्सिक, requires less water for its removal, less water for its removal। और साथ में सपोलो मैं यहां पे एक बात और लिखना चाहती हूं, इट इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। डेटा है एनसीईआरटी का, याद रखना है, ठीक है जी। अब यहां पे क्या लिखेंगे मैम? लीस्ट टॉक्सिक, रिक्वायर्स लीस्ट वाटर फॉर इट्स रिमूवल, ये तो हैंड टू हैंड तुम्हें याद भी हो गए होंगे बेटा, ये हैंड टू हैंड तुम्हें याद भी हो गए होंगे। और यहां पे मैं एक पॉइंट और इसके बारे में क्या लिखूंगी बेटा? इट इज एलिमिनेटेड एज पेलेट और पेस्ट, चिड़िया को याद कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है। कबूतर खुद आके तुम्हें कहेगा कि भैया याद हूं कि और 2 बार बताऊं, ठीक है। बताने के लिए उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा बेटा, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दुख दर्द समस्या है, सब याद आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जांपल्स याद करने हैं मैम। देखो अमोनिया वाले एनिमल्स यूजुअली पानी वाले एनिमल्स होते हैं,
और देखो याद रखने का तरीका बता रही हूं, एक्वेटिक एम्फीबियंस कैसे याद रहेगा? एक्वेटिक एम्फीबियंस, टैडपोल को याद कर लो। टैडपोल लार्वा था, किसका था बेटा? फ्रॉग का लार्वा था। तो पानी में रहने वाले एम्फीबियंस जो होते हैं वो यूजुअली अमोनोटेलिक होते हैं। अब पानी में रहने वाले एम्फीबियंस को टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन से कंपेयर कर लो। टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन तुम्हारा फ्रॉग है जो लैंड पे रह रहा है, तो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन यूरियोटेलिक होगा। ऐसे ही बेटा लर्न करना है। जितनी भी आसान चीजें हो एग्जाम के प्रेशर में, सब मुश्किल लगता है एग्जाम के प्रेशर में, याद नहीं आती है चीजें, इसीलिए इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेंगी। ठीक है, पानी में रहने वाले एम्फीबियंस बेटा क्या है? अमोनोटेलिक। और टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन क्या है? यूरियोटेलिक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टैडपोल लार्वा और फ्रॉग के बारे में। ठीक है, अब दूसरा बेटा एग्जाम्पल क्या है? एक्वेटिक इंसेक्ट्स। पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट्स भी होते हैं ना बेटा, वो भी अमोनोटेलिक होते हैं। मैंने कहा ना पानी में रहने वाले यूजुअली बड़े आसानी से एलिमिनेट कर लेते हैं। तो पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं वो होते हैं अमोनोटेलिक। और टेरिस्ट्रियल तो तुम इंसेक्ट पढ़ चुके हो ना बेटा, कॉकरोच। कॉकरोच क्या होता है? यूरिकोटेलिक। तो दो दो एग्जाम्पल्स तो बेटा ऐसे करके कंपेयर हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं कि मैम इसके एग्जाम्पल्स तो याद रखना बड़ा आसान है। यहां पे मैं एग्जाम्पल में सबसे पहले लिख रही हूं एक्वेटिक, मैंने कहा एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं वो होते हैं अमोनोटेलिक। लेकिन जो टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन होते हैं, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन होते हैं, और याद रखना है फ्रॉग, याद रखना है बेटा फ्रॉग के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कह सकती हूं सपोलो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स मैम ने कह दिया है कि भाई वो होते हैं अमोनोटेलिक। और टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स मैम आप पढ़ा चुके हो हमें कॉकरोच के बारे में, वो होते हैं यूरिकोटेलिक। टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स। इसके अलावा बेटा और क्या क्या एग्जाम्पल है? पहले मैं यूरिकोटेलिक के बता देती हूं। अभी मैंने आपको बता दिया है अंडे देने वाले, एग लेइंग। एग का मतलब बेटा वो वाला अंडा। एग लेइंग का मतलब होता है बेटा जो शेल्ड एग्स होते हैं, जिनमें शेल है बाहर की तरफ, वैसे वाले। जैसे तुमने देखा है ना मुर्गी का अंडा तो देखा ही होगा भाई, तो शेल्ड एग्स, वैसे वाले एग्स। एग्स तो बेटा एम्फीबियंस भी देते हैं, लेकिन एम्फीबियन का एग जो होता है, ये मैं इवोल्यूशन में तुम्हें पढ़ाऊंगी भी बेटा, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। एम्फीबियन से ही तो रेप्टाइल्स आए ना बेटा, एम्फीबियंस ही तो धीरे धीरे रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए। और रेप्टाइल्स को तुम देखोगे वो प्रॉपर लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं, लैंड पे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एडेप्टेशन ही ऐसी शो की कि वो लैंड पे सरवाइव कर पाए। उनके अंडे देखो हार्ड शेल वाले अंडे हैं। लेकिन एम्फीबियन भी अंडा देती है। एम्फीबियन का जो अंडा होता है वो सॉफ्ट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, उसके ऊपर वो हार्ड कवरिंग नहीं होती है। अगर ऐसे अंडे बेटा वो धरती पे देने लग जाते हैं ना, अगर प्रॉपर लैंड वर्टिब्रेट्स होते, तो उनका अंडा ही सूख जाता, कैसे सरवाइव करता बेटा, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे मैम रेप्टाइल्स और बर्ड्स। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लैंड स्नेल्स। स्नेल्स क्या होते हैं बेटा? स्नेल्स होते हैं मॉल्यूस्का, फाइलम मॉल्यूस्का से बिलोंग करता है। तो लैंड स्नेल्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी बेटा यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक है, इसके अलावा अमोनोटेलिक में आपको दिया होगा बोनी फिशेस। मैं आपको बोनी फिशेस के बारे में पढ़ाऊंगी। वैसे जो मछली जल की रानी होती है, जीवन जिसका पानी होता है, जिसको हम हटा देते हैं पानी से, ये जो बोनी फिश होती है, अंदर इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, तो बोनी मछलियां बोलते हैं। ऑस्टिक्थिस, किसी ने एनिमल किंगडम कतई कभी पढ़ा नहीं है, जीवन में पढ़ेंगे हम। मछलियों की दो कैटेगरीज होती है बेटा, एक होती है बोनी मछलियां, एक होती है कार्टिलेजिनस मछलियां। बोनी मछलियों को खाया जाता है और कार्टिलेजिनस मछलियां आपको खा जाएंगी बेटा। ठीक है, शार्क, हंसने की कोई बात नहीं, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। जो शार्क होती हैं आप उनको कार्टिलेजिनस मछलियां जो समुद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो शार्क जो कार्टिलेजिनस मछलियां होती है वो समुद्र मरीन फिश होती हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे पता है कैसे दिया हुआ है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो मरीन मछलियां होती है वो यूरियोटेलिक होती है। मरीन का मतलब होता है समुद्र में रहने वाली। यूजुअली जो बोनी फिशेस होती है वो फ्रेश वाटर मछलियां होती है, मीठा पानी, यानी कि नॉर्मल आपके नदी तालाब में मिलती हैं। लेकिन जो समुद्र में मिलती हैं बेटा वो जैसे कि शार्क, तो वो होती हैं आपकी कार्टिलेजिनस मरीन वाली मछलियां। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे बोनी मछलियां जो होगी उसके बारे में मैंने लिख दिया है अमोनोटेलिक। उनका जो अंदर का एंडोस्केलेटन है पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम में, बट क्योंकि यहाँ बेटा एनिमल किंगडम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो मैं साथ के साथ बेटा आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टेरिस्ट्रियल एम्फीबियन हो गया। एक बेटा हम अपने बारे में तो लिखना भूल ही गए, हम भी तो यही है मैमल्स।
मेमल्स जो होती हैं वो भी तो बेटा क्या होती है, यूरियोटेलिक। इसके अलावा मैंने कहा कि मरीन फिशेस, क्योंकि एनसीईआरटी में मरीन फिश लिखी हुई है। मरीन का मतलब मैं लिख दे रही हूं कि कार्टिलेजिनस मछलियां, एक्चुअल में कार्टिलेजिनस मछलियां जो होती है वो ये होती हैं। ठीक है, डन डनाडन डन कर लो। मुझे लगता है कि आपको बेटा सारी चीजें याद हो गई होंगी और याद होनी चाहिए। जिस हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बेटा एक एक करके समझाई है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दुख दर्द समस्या होनी चाहिए। इसे डन कर लीजिए, खत्म हो गया ये टेबल। पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस, डन डनाडन डन कर लो फटाफट से। डन हो जाए तो बेटा बता देना। कुछ बच्चे देखो भाई लिख रहे हैं वेल्स, भाई वेल्स को लिख रहे हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, और वो है वेल। भाई कौन सी एनिमल किंगडम पढ़ के आए हो तुम? डन हो गया है ये चैप्टर। कब खत्म हो गया होगा? आज। आज इसको खत्म करके जाएंगे बेटा। आज सुबह के 4 बजे तक पढ़ेंगे और खत्म करके जाएंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, इसको खत्म करने की तैयारी करते हैं। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on nitrogenous waste. इसमें आप स्पेशल एम्फेसिस करेंगे इन्हीं कौन से मैकेनिज्म से आप इनको एलिमिनेट करते हैं, और मेनली आप नाइट्रोजनस को, जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं बेटा। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये होते हैं बेटा मेन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। वेल इज अ मैमल। अभी आधे बच्चे सोचेंगे कि क्या बता रही थी मैं, ठीक है ना। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाई एनिमल्स। बता चुकी हूं, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म बेटा। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। यूरिक एसिड जो होता है लीस्ट टॉक्सिक अमंग ऑल, इट कैन बी रिमूव्ड विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो अमोनिया एलिमिनेट करते हैं। अमोनोटेलिज्म इज अ मैकेनिज्म जिससे अमोनिया एलिमिनेट होती है। यूरिकोटेलिज्म, यूरिओटेलिज्म इज अ मैकेनिज्म। यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिओटेलिक आर एनिमल्स दैट एलिमिनेट these excretory products. Many bony fish, aquatic amphibian, aquatic insects are amonotelic in nature. बोनी मछलियां, ऑस्टिकथीस की एक्चुअली बात करें, यूजुअली ये फ्रेश वाटर। जरूरी नहीं है कि बोनी मछलियां मीठे पानी में रहती हैं, बोनी मछलियां हर जगह रहती हैं। आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, ammonia as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across body surface or gill surface, like in case of fish as ammonium ion. बहुत easily सॉल्यूबल हो जाती है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सर्फेसेस या गिल सर्फेस से एज अमोनियम आयन ये एलिमिनेट हो जाती है। किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स एलिमिनेशन। इसको आप नोट डाउन करके वैसे लिख सकते हो कि किडनी का उतना मेजर रोल नहीं होता। जैसे हमारे केस में तो किडनी का बहुत मेजर रोल है, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स जो अमोनिया एलिमिनेट करते हैं तो हमने लिखा हुआ है कि यूजुअली बॉडी सरफेस के अक्रॉस या गिल सरफेस के अक्रॉस बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाती है। किडनीज का वहां पे उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये वाली चीज मैंने अभी तुम्हें बताई ना। अगर हमारे को बेटा हमारे अंदर ये एडेप्टेशन होती ही नहीं, हम अगर यूरिया या यूरिक एसिड जो भी एलिमिनेट कर रहे जो टेरिस्ट्रियल है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते। अमोनिया के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, पर अगर आप लैंड पे रह रहे हो तो आपको पानी को बचाने की जरूरत है, और वहां पे फिर ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी। मैमल्स, मेनी टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड दे आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल। ये बता चुके हैं हम। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals, released into the blood, filtered out and excreted out by kidney. क्या ये चीज हम लिख चुके हैं ऑलरेडी? एलिमिनेशन वाली बात हमने नहीं लिखी है, बट हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में लिख चुके हैं ना कि हमारी बॉडी में अमोनिया मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, लिखवाया है। कन्वर्टेड बाय इनटू यूरिया लिखवाया है। कहां पे कन्वर्ट होता है? लिवर में लिखवाया है। इस चैप्टर में पढ़ोगे कि उस यूरिया को ही आप एलिमिनेट करते हो। ठीक है,
ये वाली चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये हम आगे किडनी के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ये लेटर इन द चैप्टर आपको मैं समझाऊंगी कि भाई आप यूरिया एलिमिनेट करते हो, लेकिन यूरिया ना बेटा आगे आप पढ़ोगे, कुछ अमाउंट में यूरिया हम अपने किडनीज में रख लेते हैं। किडनी का मैट्रिक्स क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, सारी चीजें पढ़ोगे। ये अभी का नहीं है, ये आगे के टॉपिक्स का है, आगे आपको समझाऊंगी। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स, कौन से इंसेक्ट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with minimum loss of water. They are called as uricotelic animal. ठीक है, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, थम्स अप दे दो। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। आई थिंक तुम्हें बेटा सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक एक वर्ड सिर्फ समझना नहीं है, ये तो कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है, क्लास में लर्न होते जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स है, लर्न होते जाने चाहिए। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ये भी बहुत बेसिक है, आपको इसमें पीएचडी तो करनी है नहीं बेटा, डायरेक्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के नाम पढ़ने जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इनमें से कौन से एनिमल्स में होते हैं वो करते जाना है, जो भी एनसीईआरटी ने दिया है। फिर चैप्टर का एक्चुअल में, क्योंकि हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ही इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपने किडनी, अपने नेफ्रॉन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे एलिमिनेशन करते हैं, कैसे पानी को बचाते हैं, यही मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस। अब हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में मैम सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को लिखते जाते हैं। सबसे पहले एज पर एनसीईआरटी कहती है प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स। देखो कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा नेफ्रीडिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड, एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है किडनीज। ठीक है, अब अगेन बेटा देयर इज नो इफ एंड बट, एग्जांपल्स याद रखने हैं। एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो वहां पे भी बताऊंगी, जो मैंने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बताए हैं, जो मैंने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, सारी चीजें एनिमल किंगडम में वापस आएगी, बट यहीं पे लर्न करते हुए चलो ना यार। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, और फिर आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एनेलिडा फाइलम होता है बेटा, एनेलिड्स। चलो चैट्स ऑन करती हूँ। एनेलिडा फाइलम पता है ना, कुछ एनेलिड्स में आपके पास, आकांक्षा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, चैट्स में नहीं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखोगे बेटा तो पढ़ोगे कैसे बेटा। प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स, या फिर जो दूसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मैं बता रही हूं नेफ्रीडिया, ये दोनों एनेलिड्स में होते हैं। कुछ एनेलिड्स में बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, कुछ एनेलिड्स में बेटा नेफ्रीडिया भी होता है। एनसीईआरटी देखोगे, एनसीईआरटी ने नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया एनेलिड्स में दिया हुआ है। एनेलिड्स में अर्थवर्म आते हैं जैसे कि, ठीक है ना। प्रोटोनेफ्रीडिया इसके अलावा किस किस में आते हैं, पी फॉर, मैं ये याद रखने का तरीका बता रही हूँ, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस अर्थवर्म प्लैटीहेल्मिन्थिस में नहीं आता है, एनेलिडा में आता है। प्लैटीहेल्मिन्थिस होती है फ्लैट वर्म्स, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट वर्म्स होती हैं, टेप वर्म आता है इसके अंदर, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे अगेन। पी फॉर प्लैटीहेल्मिन्थिस, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, ये प्लैटीहेल्मिन्थिस में होता है, ठीक है, फ्लैट वर्म्स जो होती है। पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्रोटोकॉर्डेट्स। क्योंकि एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है ना बेटा, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है साथ के साथ। जब आप कॉर्डेटा फाइलम पढ़ोगे ना बेटा, तो कॉर्डेट्स, हम कॉर्डेट्स है ना, तो कॉर्डेटा फाइलम में आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्डेट्स पढ़ोगे। कुछ कॉर्डेट्स होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जाता है, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जो उतने एडवांस्ड वाले नहीं है, और एक होते हैं यूकॉर्डेट्स जो एडवांस्ड वाले होते हैं, जैसे कि हम जिसमें आते हैं। तो जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ना बेटा, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट में एक आप कैटेगरी पढ़ोगे सिफेलोकॉर्डेट्स की, तो उन प्रोटोकॉर्डेट्स में जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर भी प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। ठीक है, यस, समझ में आ रही है बेटा बात। मैं लिखती जाऊं, आपको समझाती भी जा रही हूं, लिखती भी जा रही हूं, ठीक है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया। अच्छा एक चीज और, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में एक चीज लिखूंगी मैम, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करते हैं? नहीं, एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। केवल एक्सक्रीशन का काम नहीं करते, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है, ऑस्मो रेगुलेशन। दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर, एक्सक्रीटरी तो है ही है, बट ऑल्सो ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मो?
ऑस्मो मतलब पानी और आयंस का बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। एक प्रॉपर वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। आपकी नेफ्रॉन्स या ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी भी होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी भी होते हैं, वाटर आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, ये एनसीईआरटी कहती है, लिखेंगे हम। और ऑस्मो रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बेटा। अगर हमारे नेफ्रॉन्स कुछ ऐसे ना होते ना जो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे होते तो सच में दुख दर्द समस्या होती। आगे आने वाले टॉपिक्स में आप समझोगे भी इस चीज को। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में कह रही हूं, ये एक्सक्रीटरी तो है ही है मैम। एक्सक्रीटरी का मतलब होता है एलिमिनेशन तो कर ही रहे हैं, प्लस ऑस्मो रेगुलेटरी भी है, ऑस्मो रेगुलेटरी भी है। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना, वाटर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना मैम, ठीक है। यस, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स किस किस में एनसीईआरटी ने कहा है? प्लैटीहेल्मिन्थिस। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थिस का एक एग्जाम्पल भी शायद एनसीईआरटी ने लिखा हुआ होगा, इसका एग्जाम्पल एक लिखा होगा प्लेनेरिया। एनिमल किंगडम में आप पढ़ोगे बेटा, ठीक है। इसके अलावा मैम ने क्या बताया? प्रोटोकॉर्डेट्स। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट सिफेलोकॉर्डेट दे दिया है, बट मैं आपको, ताकि आपको ना लर्न करने में आसानी हो, पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्रोटोकॉर्डेट। तो प्रोटोकॉर्डेट के अंदर बेटा एक सबफाइलम आता है जिसे कहते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स। डबल डॉट लगाया मैंने यहां, हाँ। इसके अंदर प्रोटोकॉर्डेट कॉर्डेटा की एक कैटेगरी है जिसके अंदर एक सबफाइलम आता है सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स में भी होते हैं आपके पास प्रोटोनेफ्रीडिया, और सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है यहां। मैम इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके बेटा मल्टीपल नाम है। हमारे भी तो कितने सारे मल्टीपल नाम होते हैं ना, समाप्ति, मेरे घर का नाम है सोमू, तो और दोस्त बेटा अलग नाम से बुलाते हैं, है ना, सबका अपना अपना, एक ही बंदा है, मल्टीपल नाम है। वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल तो एक ही है बेटा, एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, बट ब्रैंकियोस्टोमा को ही एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं, और इसी को बेटा लैंसलेट भी कहते हैं। बंदा एक ही है, नाम अनेक, ठीक है। चलो देखो, प्लैटीहेल्मिन्थिस, प्लेनेरिया, प्रोटोकॉर्डेटा जिसमें सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेट आता है, रिंकू, चिंटू, पिंटू, चलो बस करो भाई, मेरा नाम तो फिर भी अच्छा है। सपोल कह रहे हैं, सपोली मैम। मेरा नाम तो सोमू है। मेरी बहन का नाम पता है क्या है? बीच वाली बहन का नाम, उसका नाम है तोता, पैरट वाला तोता। हाँ, उसको मैं स्कूल में अगर कभी गलती से तोता बोल देती थी ना कि तोता, ठीक है, बस उसका नाम था तोता। मेरा नाम सोम है फिर भी, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट एक ही का नाम है। इसके अलावा सम एनालिड्स, कुछ एनालिड्स में मैम ये होते हैं, कुछ एनालिड्स में मैम नेफ्रीडिया भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेटा, इसका अलावा बोल रही हूं, इसके अलावा जो होता है, एक एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया हुआ है रोटीफर्स। रोटीफर्स जो होते हैं ना, जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स का मतलब, जू मतलब एनिमल्स, प्लैंक्टन जो पानी के मूवमेंट के साथ साथ में मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट पानी के मूवमेंट के साथ होती है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तुम्हें नेकेड आई से नहीं नजर आ रहे। तुम जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तब तुम्हें ये जू प्लैंक्टॉन्स नजर आते हैं। एक जू प्लैंक्टॉन का नाम दिया हुआ है रोटीफर। रोटीफर का मतलब होता है जू प्लैंक्टॉन। जू प्लैंक्टॉन। किसी को कोई दुख दर्द समस्या, सिर्फ एग्जाम्पल से याद रखने हैं बेटा, ठीक है।
तो प्लैटीहेलमिन्थेस एग्जाम्पल प्लेनेरिया बता दिया। प्रोटोकॉर्डेट्स, इसमें एक कैटेगरी आती है सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेट, जिसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया ब्रांकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट्स। कुछ एनालिड्स में भी ये होता है। एंड रोटिफर्स, रोटिफर्स इज बेटा अ ज़ूप्लैंक्टन। ठीक है, यस। नंबर टू कैटेगरी है मैम नेफ्रीडिया। कुछ एनालिड्स में ये, कुछ एनालिड्स में ये। फटाफट से लिखते जाओ बेटा, फटाफट से लिखते जाओ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूं, डायरेक्ट एग्जांपल्स है इसमें। नंबर 3 मैम, ग्लैंड्स का नाम होता है एंटीनरी ग्लैंड्स। एंटीनरी ग्लैंड्स, जिसे ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। भाई एसी चला देना थोड़ा। इन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स पता है किसमें होते हैं? क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? क्रस्टेशियंस जो होते हैं बेटा, इट इज अ सब फाइलम अंडर आर्थ्रोपोडा। देखो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। जैसे कि मैंने कहा कुछ एनालिड्स में बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया है, कुछ एनालिड्स में बेटा नेफ्रीडिया है, वैसे ही कुछ आर्थ्रोपोड्स में ग्रीन ग्लैंड्स है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में मेल्फिगियन टिब्यूल्स है, कुछ आर्थ्रोपोड्स में और भी बेटा अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स। आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर एक सब फाइलम आता है जिसे कहते हैं क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियंस कहते हैं। उस क्रस्टेशियन में बेटा एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। क्रस्टेशियन का एग्जांपल भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रॉन्स। और प्रॉन्स आपके एनिमल किंगडम में भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो एंटीनरी ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स इन सम आर्थ्रोपोड्स। और एनसीईआरटी ने तो डायरेक्टली क्रस्टेशियन दिया हुआ है। आर्थ्रोपोडा तो फाइलम है, इसके अंदर एक सब फाइलम होती है, सब फाइलम क्रस्टेशिया या क्रस्टेशियन। और क्रस्टेशियन का मैं एग्जाम्पल लिख दे रही हूं मैम, एग्जाम्पल प्रॉन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैम, सॉरी अगला वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मेल्फिगियन टिब्यूल। मेल्फिगियन तो बताने की जरूरत है कि नलायकों? मेल्फिगियन टिब्यूल्स किसके पास होते हैं मैम? मेल्फिगियन टिब्यूल्स अगेन आर्थ्रोपोड्स के बाद होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के पास होते हैं। आर्थ्रोपोडा में जैसे ये एक सब फाइलम होता है क्रस्टेशियन, वैसे ही आर्थ्रोपोडा की एक क्लास होती है बेटा, हायरार्की है ना, किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो आपके एनिमल किंगडम में ही, आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही एक क्लास आती है इंसेक्टा। इंसेक्ट्स में यूजुअली मेल्फिगियन टिब्यूल्स होते हैं। याद करो कॉकरोच में 100 से 150 मेल्फिगियन टिब्यूल थे, येलोइश टिब्यूल्स थे, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट थे, सिलिएटेड होते हैं, ग्लैंड्यूलर होते हैं। याद आ रहा है? तो मेल्फिगियन टिब्यूल्स हो गए। अगेन इन सम आर्थ्रोपोड्स, इन सम आर्थ्रोपोड्स इसकी एक क्लास बता देती हूं, क्लास इंसेक्टा। और वैसे भी जब बेटा जनरली पूछा जाता है ना कि आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो इंसेक्ट को ही आधार मानकर हम कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स है आर्थ्रोपोडा में, सबसे मेजॉरिटी में ये है, तो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा का एक्सक्रीटरी, इंसेक्टा का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि कॉकरोच। ठीक है, और लास्ट हो गया बेटा किडनीज। किडनीज जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। किडनीज किसके पास होता है मैम? वर्टिब्रेट्स के पास यूजुअली किडनी होती है। हाँ, वो किडनी बेटा लेकिन अलग अलग टाइप की हो सकती है। वर्टिब्रेट्स में कौन आ गए? मछली जल की रानी, जीवन जिसका पानी, मेंढक। तुम आ गए बेटा रेप्टिलियंस। कुछ तो रेप्टिलियंस हैं, कुछ हवा में उड़ने वाले भी बच्चे हैं ना, सब आता है जिनको, बर्ड्स। और कुछ हैं बेटा मेमल्स। ये सारे बेटा इनके पास किडनी होती है, अलग अलग टाइप की किडनी होती है। तो जब एनिमल किंगडम बहुत पहले डिटेल में पढ़ाया जाता था तो एनिमल किंगडम में बताते थे प्रोटोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। तो हमारे पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है, सबसे डेवलप वाली किडनी होती है। ठीक है, डन डनाडन डन कर लो। ठीक है, चलो डन डनाडन डन कर लो।
फटाफट से डन 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 कर लो। और डन हो जाए तो एक थम्स अप दे देना। हो गया, एनसीईआरटी की रीडिंग कर ले। अब हम एक्चुअल में बेटा सारे बेसिक्स कवर कर चुके हैं, पर एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार ही कर लेते हैं, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बढ़ेंगे। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पहला डायग्राम हम बनाने वाले हैं, नर्सरी बचपन से बेटा बनाते हुए आ रहे हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। लर्न हुआ साथ के साथ, एक बारी मेरे साथ बेटा लर्न करो। प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स, पी से प्लैटीहेल्मिन्थेस, पी से प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट में सेफेलोकॉर्डेट आ गए। सेफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसलेट या एम्फिऑक्सिस। कुछ एनालिड्स में भी मिलता है, कुछ एनालिड्स में नेफ्रीडिया मिलता है। एक जू प्लैंकटन लिखवा है रोटीफर। क्रस्टेशियंस एक सबफाइलम है आर्थ्रोपोडा के अंदर, प्रॉन्स उसका एग्जांपल है, उसमें होता है ग्रीन ग्लैंड या एंटीलिडी ग्लैंड। आर्थ्रोपोडा के अंदर एक क्लास होती है इंसेक्टा, उसमें कॉकरोच आ गया, उसके अंदर होते हैं मैल्फिगन टिब्यूल। किडनी तो बेटा आपको समझ में ही आ रही है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग अब करते हैं, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है मैम? अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। In most of the invertebrates, these structures are simple tubular form, whereas vertebrates have complex tubular organs known as kidney. इसको नोट करो बेटा, मैं साइड में नोट कर रही हूं, यहां इसको नोट करो, इस टेबल के इसके नीचे वाली लाइन नोट करो। बोला इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जब तुम बेटा ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसे नोट करो अपने नोट्स के अंदर, फटाफट से ऐड करो, ठीक है। तो इनके अंदर होते हैं मैम सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जबकि वर्टिब्रेट्स जो है, जैसे कि हम वर्टिब्रेट्स हैं मैम, हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है किडनीज। सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स, ये प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म्स कहते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम कहते हैं, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लैटवर्म्स एग्जांपल है प्लेनेरिया। रोटीफर्स इज अ जू प्लैंकटन, कुछ एनालिड्स में भी ये होता है। एंड इन सेफेलोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट मैंने बताया ना एक तरीके का प्रोटोकॉर्डेट है बेटा, उसका एग्जांपल है एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस को ही लैंसलेट कहते हैं, एम्फिऑक्सिस को ही ब्रैंकियोस्टोमा कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द आयोनिक एंड फ्लूइड रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। जब तुम बेटा समरी पार्ट पढ़ोगे तो समरी में सारे ऑर्गन्स के लिए दिया हुआ है, सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एक्सक्रीटरी भी होते हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी भी होते हैं, ठीक है। आगे नेफ्रीडिया ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स। तुम एनालिड्स लिख चुके हो, एनालिडाई तो होता है आर्थ्रोपोडा। सम एनालिड्स में यहां पे एक एग्जांपल लिख दो, अर्थवर्म। अर्थवर्म तो एनालिडा में मैम हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया पे थे, और एनालिडा में हमारे पास नेफ्रीडिया भी है, ठीक है। आगे देखो मैम, नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, यस, ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों। Malpighian tubules are excretory structures in most of the insects including cockroach, ये हम कर चुके हैं बेटा। Malpighian tubules excretory structure से insect is arthropod। Malpighian tubules helps in removal of nitrogenous waste as well as osmoregulation, ठीक है भैया। Antennal glands और green glands perform excretory functions in crustaceans like prawns, and we have kidneys. All the vertebrates have kidneys, fish, amphibians, reptiles and एव्स। नोट कर लिया है सबने, ये वाली लाइन नोट कर ली है। अब हम बेटा शुरू करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब सुनो मेरी बात, आज जो आप जितनी भी चीजें पढ़ोगे, इनफैक्ट इसके अगली क्लास में भी जो चीजें पढ़ोगे आप, आज नेफ्रॉन का तो पूरा डायग्राम होगा नहीं, पर स्टार्ट तो हम कर ही देंगे अपने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना। ये सारे बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए। अगर तुमने अपने स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, बेसिक्स को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, आपको आगे के टॉपिक्स समझ नहीं आएंगे, जो बहुत अच्छे टॉपिक्स है बेटा। कैसे आपकी किडनीज में यूरिन फॉर्मेशन करती है, कैसे एब्जॉर्प्शन करती है, कैसे रेगुलेशन करती है किडनी फंक्शंस का, उसके लिए आपको अपने किडनी का स्ट्रक्चर, अपने नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ध्यान से ये 2 क्लासेस जो है इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी एवरीबॉडी जोश के साथ में बेटा बैठना है एवरीबॉडी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। क्या क्या होता है मैम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्या क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? पहले तो इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है मैम। इट कंसिस्ट ऑफ
इट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या है मैम? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. और इसको बनाना है, बनाते हुए आ रहे हैं बचपन से, फिर भी बनाना है तो बनाते हैं ना, फटाफट से ड्रॉ करो। किडनी रेडिश ब्राउनिश कलर का दिखता है, उसी कलर का बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो बाउंड्री ना यार, भक। इससे अच्छा तो पिछला किडनी था। कोई नहीं, साइज ऑफ द किडनी पे मत जाना बेटा, एक किडनी मोटी और एक किडनी पतली बन गई है। लेकिन ऊपर और नीचे पोजीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी किडनी जो होती है थोड़ी ऊपर होती है, कौन सी किडनी जो होती है थोड़ी नीचे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने किडनी बना दिया, आपके पास बेटा ये राइट किडनी है, आपके पास ये लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी को हमने थोड़ा नीचे बनाया, क्यों बनाया थोड़ा सा नीचे बेटा राइट किडनी को? इसीलिए नीचे बनाया है बेटा क्योंकि आपकी राइट साइड में लिवर होती है, ऊपर डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे लिवर है, लिवर के नीचे किडनी है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो राइट साइड की किडनी होगी वो कंपेरेटिवली थोड़ी नीचे है, लेफ्ट साइड की जो किडनी है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ऊपर है। मैम किडनी के अंदर हम नेफ्रॉन्स को बनाने वाले हैं, बट किडनी से जो स्ट्रक्चर निकलते हैं जो यूरिन को कैरी करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं मैम? ये वन पेयर ऑफ यूरेटर, ये यूरेटर है, यूरेथ्रा नहीं है। यूरेटर यूरिन को कैरी करेगा, यूरेटर यूरिन को कैरी करके कहां लेके आएगा मैम? एक पियर शेप स्ट्रक्चर के पास, जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर अल्टीमेटली यूरिन को बाहर करेगी थ्रू यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा एक फीमेल की है, क्यों? क्योंकि फीमेल यूरेथ्रा जो मैंने बनाई है बहुत छोटी बनाई है, फीमेल की यूरेथ्रा बहुत छोटी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की फीमेल की यूरेथ्रा होती है, मेल्स की यूरेथ्रा लॉन्ग होती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है मैम। पहले तो ये लेबलिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये किडनी है, राइट किडनी नीचे, लेफ्ट किडनी स्लाइटली ऊपर, ड्यू टू लिवर इट इज स्लाइटली नीचे। वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर यूरिन को कैरी करके कहां लेके आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर निकल रहा है, दिस इज बेटा द यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल इज वेरी वेरी लॉन्ग, इट इज ऑल्सो यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल के केस में यूरेथ्रा जो होती है यूरिन भी कैरी करती है, स्पर्म भी कैरी करती है, जब सीमन भी कैरी करती है। जब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी भी, मेल पीनस से पास होता है मेल का यूरेथ्रा। तो मेल का यूरेथ्रा, अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम याद आ रहा हो तो हम ऐसे बनाते हैं कि ये मेल का यूरिनरी ब्लैडर, जब आप साइड से सेक्शनल व्यू देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो यहां से आप ऐसे करके बेटा निकालते हैं, ऐसे करके, दिस इज द यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल, दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड दिस पासेस थ्रू द मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर पीनस, इसीलिए उनका जो यूरेथ्रा होता है दैट इज लॉन्ग 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इन केस ऑफ फीमेल इट्स जस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेबलिंग कर ले पहले। दिस इज लेफ्ट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी and this is right kidney, this is right kidney, slightly
बिलो या स्लाइटली लोअर ड्यू टू लिवर अबव। बहुत बढ़िया बात है। दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है। और मेरे प्यारे सपोलो, अभी अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी अभी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। अब मुझे आप आंसर देंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करती है? आयोटा सप्लाई करती है ना बेटा। पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा करती है। मैंने कहा था आयोटा की ब्रांच होती है आर्टरी। हमने अभी सर्कुलेशन में एनसीईआरटी की रीडिंग करी थी, हमेशा करते हैं। आयोटा से आर्टरी बनती है, आर्टरी से आर्टीरियोल्स बनती हैं, आर्टीरियोल से कैपिलरी बनती है, कैपिलरी जोड़ के विन्यूल्स बनाती हैं, विन्यूल्स से वेन्स बनते हैं, वेन्स आगे जाके वीना केवा से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही होता है। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आयोटा की कौन सी ब्रांच होनी चाहिए? आयोटा की ब्रांच आर्टरी होनी चाहिए जो अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जाएगी टुवर्ड्स द ऑर्गन। तो मैं ऐसे बना सकती हूँ ना सपोलो, मान लो कि ऐसे मैंने इसको दिखाया कि मैंने ये आयोटा है, मान लो ये मैंने आयोटा दिखाई, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ ये आयोटा की पिंक वाली क्या होगी बेटा? पिंक वाली क्या होगी? जो मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ ये पिंक वाली क्या होगी? इसका नाम मैं क्या रख सकती हूँ बेटा? आयोटा की ब्रांच, जो यहाँ पे मैं एरो भी दिखा देती हूँ। ऐसे ये ब्लड लेके आ रही है तो ब्लड ऐसे जा रहा है। दिस विल बी द रीनल आर्टरी। रीनल किडनी के लिए, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट के लिए, सबको आ रहा है ये। अब तो तुम खुद ही कर सकते हो, बेसिक्स पढ़ लोगे तो सारी चीजें बेटा बेसिक्स के अकॉर्डिंग चिपका दो। ठीक है। वैसे ही मैम यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कौन लेके जाएगा? मैम वेन्स ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। हाँ बिल्कुल। तो यहां मैं यहां पे एक, इस कलर से नहीं दिखेगा तो मैं एक बार इस कलर से बनाती हूं। यहां पे तुम्हें एक ब्लड वेसल दिख रही है, इसे मैं वीना केवा कह सकती हूं। लेकिन ये कौन सी वाली वीना केवा होगी जो लोअर बॉडी पार्ट से बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है? ये कौन सी वीना केवा होगी मैम? ये होगी इंफीरियर वीना केवा। अरे ये होगी इंफीरियर वीना केवा, होगी कि नहीं? ये वीना केवा अच्छे से नहीं बना यार, वीना केवा को अच्छे से बनाती हूं। और ये वेन्स होंगी ना, रीनल वेन और इंफीरियर वीना केवा, राइट। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश। सारा स्पेस तो इसने ले लिया है, क्या नाम है? आर्टरी ने। ये वेन बना दिया मैंने। अब ठीक है, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें सब समझ में आ गया है। ये फिगर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सरल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इंफीरियर वीना केवा है या सुपीरियर है या आर्टरी कौन सी है या वेन कौन सा है, इसमें फिर भी गलती करते हैं बच्चे। बट आप नहीं करोगे क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़े अच्छे से, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो इसको हम एरो ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ब्लड ऊपर जा रहा है। अब यहां से एरो नीचे जा रहा है, मतलब यहां ब्लड आ रहा है अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है। अब इसको लेबल कर लो बस फटाफट। दिस इज इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। ठीक है। ये हो जाएगी बेटा अपनी ब्लू वाली रीनल वेन, ब्लू वाली हो जाएगी रीनल वेन। ये रेड वाला ये हो जाएगा आयोटा, और ये वाली हो जाएगी बेटा रीनल आर्टरी। क्या आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया है? 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। वैसे आप लोगों ने ड्रॉ तो कर लिया होगा, लेबलिंग मेरे साथ साथ में कर रहे हो। ठीक है। डन 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 कर लो। यस एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी जल्दी। एड्रिनल ग्लैंड दिखाना है, यहाँ पे दिखा देती हूँ बेटा, दुखी होने की कोई बात नहीं है, दिखा लो यहाँ। अरे मैंने रीनल आर्टरी लिख दिया ना यहाँ,
तो आर्टरी को थोड़ा साइड कर देती हूँ, इसको साइड खिसका के। ये अपडेट तो उस चैप्टर में वैसे हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, यहां दिखा सकते हो अबव ऐसे ऐसे, दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड, यू कैन शो। ओके, डन डन डन। अब इसे लिखूं कहां, दिस इज एड्रिनल, यहां लिख देती हूं। दिस इज द फिगर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मैम एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी विल डिस्कस ऑल दी पार्ट्स बेटा इन डिटेल। हम किडनी से शुरुआत करेंगे, वेरी गुड स्पार्कली, ठीक है। तो हम बेटा किडनी से शुरुआत करेंगे, किडनी का ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इंटरनल सब कुछ किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर यूरेटर की बात करेंगे, फिर यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, फिर यूरेथ्रा की बात करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी में इस चैप्टर में देखोगे ना बेटा, तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में ना बताया नहीं है किसके बारे में, यूरेटर के बारे में नहीं बताया ज्यादा, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यहाँ पे नहीं बताया ज्यादा, यूरेथ्रा के बारे में नहीं बताया। बट हमने क्या पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारी चीजें हैं, तो हम सबके बारे में 2-4 शब्द तो बेटा इनकी इज्जत में लिखेंगे कि यूरेटर क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में कैसे मसल्स होते हैं, यूरेथ्रा क्या करता है, मेल में कैसा होता है, फीमेल में कैसा होता है, क्या क्या स्फिंक्टर्स होते हैं इसके पास दरवाजे, ठीक है। पर शुरुआत होगी बेटा किडनी के साथ में, ठीक है। हम शुरू करते हैं किडनी के साथ में, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, नंबर 1 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आवर किडनी। जरा इसकी बेटा हाइट, वेट, खूबसूरती, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं ना। किडनी के बारे में एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी कहती है लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी कहती है विड्थ दैट इज बेटा 5 से 7 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी कहती है इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई, दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी कहती है इसका जो एवरेज वेट होता है दैट इज 120 से 170 ग्राम। एनसीईआरटी कहती है इसकी जो लोकेशन होती है ये होती है बिटवीन लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री which is beta T12 and third lumbar vertebrae and third lumbar का मतलब होता है L3। let me just tell you, हमने अपनी वर्टिब्री के बारे में पढ़ा ना, वर्टिब्री के बारे में पढ़ा तो नहीं है, बट हमने बेटा अपने, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ट्रेकिया, जब मैंने आपको ट्रेकिया पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री। मैंने कहा था तुम्हारी जो हड्डियां होती है रीढ़ की, उसमें नेक एरिया में कुछ वर्टिब्री हैं जो टच करके देखो 7 होती हैं, उन्हें सर्वाइकल बोलते हैं। चेस्ट एरिया में होती है जिसे थोरैसिक बोलते हैं। थोरैसिक के नीचे कुछ हड्डियां होती है 5, वो हड्डियां होती है लंबर वर्टिब्री। लंबर के नीचे होती है सेक्रल, उसके नीचे होती है कॉकीजिल, पढ़ेंगे हम। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे बनी होती है ना, तो ये हमारी, अगर बेटा हमारी पीठ है तो ऐसे वो बेटा कुछ वर्टिब्री से बनी होती है। तो जो हमारे थोरैसिक एरिया में वर्टिब्री होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोरैसिक रीजन की वर्टिब्री होती है। मान लो ये T नंबर 12 है, T12 का मतलब होता है थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 12, और इसके नीचे तुम्हारी लंबार वर्टिब्री है, लंबर जो तुम्हारी पूरी बॉडी का वेट, तो लंबर होती है बेटा टोटल मिला के 5, 1 2 3 4 5। तो लंबर वर्टिब्री की जो तीसरी वर्टिब्री है L3, T12 is the last thoracic vertebrae, L3 is the third नंबर की लंबर वर्टिब्री। T12 और L3 के बीच में यहां पे होती हैं आपकी किडनी। इनफैक्ट इट इज क्लोजर टू द डोर्सल वॉल, आपके डोर्सल साइड के वॉल के ज्यादा क्लोज होती है ये भी लिख देती हूं यहां पे, बिटवीन दिस, क्लोजर टू द डोर्सल वॉल, क्लोजर टू द डोर्सल वॉल,
ऑफ बॉडी। लोकेशन जिसकी भी दी जाती है एनसीईआरटी में बेटा, पेपर में पूछा जा सकता है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दुखदर्द समस्या है यहां तक, डायमेंशंस में, इसके हाइट वेट में और इसकी पोजीशन में। किडनी को अगर आप देखोगे तो किडनी के बाहर की तरफ एक टफ कैप्सूल होती है कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। और किडनी अंदर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। कुछ दिनों पहले ही अभी मैंने क्लास में बताया था कि आउटसाइड में यूजुअली कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर की साइड में हमेशा मेड्यूला बोलते हैं। तो मैम ये वाली बात भी लिख लेते हैं, किडनी में मैम क्या बोल रहे हो आप, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग जिसे रीनल कैप्सूल बोला जाता है, टफ लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, और इट इज डिवाइडेड इनटू इस चैप्टर में बहुत सारी ड्राइंग्स है, अच्छी मतलब ऑफ कोर्स बेटा ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हैं तो छवियां तो बनानी पड़ेगी बेटा, है ना। इनर मेड्यूला, बस करें स्नेक्स, बताओ चलो जल्दी से डन कर लिया है। हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं इसके कॉर्टेक्स और मेड्यूला को। अब हम देखेंगे बेटा इसके अंदर किस तरीके से कॉर्टेक्स, किस तरीके से मेड्यूला प्रेजेंट होता है, हम इसका सेक्शन बनाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं इसका, एनसीईआरटी में देखो बनाया भी हुआ है, तो हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे। अंदर देखेंगे किधर को कॉर्टेक्स, किधर को मेड्यूला, और उसके अंदर किधर को तुम्हारी बेटा नेफ्रॉन्स होती हैं। देखो किडनी को सारा क्रेडिट मिला है, बट किडनी के अंदर कौन सी चीज है जिसको पूरे क्रेडिट मिलना चाहिए, दैट क्रेडिट इज नेफ्रॉन, द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक किडनी के साथ जिंदा रह सकते हैं मैम, क्योंकि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होती है बेटा। जिंदा तो तुम बिना बुद्धि के भी हो, तो किडनी तो क्या ही चीज है बेटा, है ना। तो भाई किडनी जो होती है, जैसे चैट्स खोलो ना और मैं तुमको देखती हूं तो पता नहीं तुमको देखते ही जस्ट तुम्हारे जैसे ख्याल आने लगते हैं। शेप क्या होती है, शेप होती है बेटा मटर के जैसे, किडनी की शेप किडनी जैसी होती है, किडनी बीन्स मटर के जैसे तो होती नहीं है। क्या शेप बनाया हुआ है, शेप तक नहीं लिखना आ रहा, क्योंकि शेप नहीं लिखाया मैंने, तो शेप लिखो, आपके नोट्स में नहीं है मैम, नीट में आया है आपके नोट्स में नहीं है, ये मैम के नोट्स में कोई नहीं रहता क्वेश्चन यार, ठीक है। किडनी का ये होती है रेडिश ब्राउनिश रंग भी लिख लो भाई। बीन शेप, राजमा खाया है, लिख लो। यूजुअली हम किडनी वर्ड यूज करते हैं शेप को डिफाइन करने के लिए। जैसे आप मोनोसाइट्स जब पढ़ते हो, मोनोसाइट के न्यूक्लियस को कैसा बोलते हो, किडनी शेप ही तो बोलते हो ना मोनोसाइट के न्यूक्लियस। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो मैं जब पूछती थी किडनी का शेप बताओ, तो यूजुअली मुंह से ना किडनी शेप निकलता था, क्योंकि किडनी खुद ही बेटा जो शेप है उसको हम एज अ शेप यूज करते हैं बोलने के लिए। जब मैं बीएचयू में थी तो हमारा जो डिसर्टेशन होता है, एक छोटा रिसर्च होता है, प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें हमने ये माइस पे ही एक्सपेरिमेंट्स हमारे कुछ थे, तो हमें उसकी किडनी निकालनी थी बेटा। हाँ, अब रोना धोना नहीं मचाना, करना था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसकी अगर तुम बेटा किडनी को देख लोगे ना, तो वो और राजमा अगर रख दोगे एक बॉइल्ड साइड में, बता नहीं सकते भाई, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी दिखती है साइज वाइज भी ना। देखो ना माइस का साइज कैसा है, रैट का साइज कैसा है। साइड नोट नहीं किया है तुमने, चलो डन। यस एवरीबॉडी, डन। अब हम बेटा किडनी का सेक्शन बनाने वाले हैं। ओके, हेडिंग डालेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी।
ठीक है। कह रहा है बीन्स खाना आपसे बंद, राजमा खाना आपसे बंद। अच्छा, अभी जाके खाएगा तू? 2 दिन तक बोल रहा है ना, 5वें दिन खुद ही कहेगा यार राजमा चावल बड़े याद आ रहे हैं भाई, खाए हुए बहुत दिन हो गया, मम्मी राजमा चावल बना दो। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बेटा आप आधे पेज का, अगर आपके पास स्पेस है तो आप आधे पेज में बना सकते हैं, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाइए। आप सेंटर पे डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपको लेफ्ट राइट लिखने की जगह मिल जाए, ठीक है ना। तो आप अकॉर्डिंगली बना लीजिए, आपको मैं बता चुकी हूं कि करना क्या है। ठीक है, ये मैंने किडनी बनाई है। सबसे पहले मैं किडनी के ना बाहर की कवरिंग बना रही हूं बेटा, जो आउटर कवरिंग होती है किडनी की, पिंक कलर से बनाती हूँ, थोड़ा दिखेगा। आउटर कवरिंग मैंने बताया ना, किडनी के अराउंड एक कवरिंग होती है जिसे हम एक्चुअल में बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो ये जो मैं किडनी के अराउंड एक कवरिंग बना रही हूं, दिस इज कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल। ओके, किडनी तो बीच में से गायब ही हो गई ना, अब किडनी भी बना लेते हैं, मतलब किडनी का कलर भी दिखा देते हैं। अबे यार बेटा ये ना बहुत ही ना एक गंदा काम है, मतलब ये जो बाउंड्रीज डिफाइन करना होता है ना, पहले तो मैं यहां तक, नहीं तो पूरा बेटा मिटाना पड़ जाएगा, एक जगह गड़बड़ हुई तो। ऐसे से करके बनाती हूँ, देखा यहां हुई थी ना गड़बड़। ठीक है। ये जो है ना बेटा, ये बाहर वाला पिंक वाला, दैट इज रीनल कैप्सूल, और उसके अंदर किडनी है। किडनी में 2 पार्ट्स होते हैं, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेड्यूला। जो मेड्यूला रीजन होता है वो मेड्यूलरी पिरामिड्स में डिवाइडेड होता है। तो आपको किडनी के अंदर कुछ पिरामिड्स नजर आते हैं, डिफरेंट पिरामिड्स, जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड बोला जाता है। बनाते जाओ बेटा, बनाते भी जाओ साथ के साथ ना, और आप प्लीज पेंसिल से बनाना, मैं मिटाऊंगी फिर आप रोना मत कि मैम आप तो मिटा मिटा के बना लेते हो, क्योंकि मुझे जरूरत है ना बेटा, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं तो मुझे परफेक्ट डायग्राम बनाना है। थोड़ी सी मैं डायमेंशंस अपनी क्लियर कर लेती हूं, ठीक है। अपने लिए मैंने डायमेंशंस बना लिए, अब मैं पिरामिड्स बनाती हूं। एक कलर लेते हैं बढ़िया सा, मुझे पता है पीछे जो है ना तुम लोग चैट्स कर रहे होगे, अभी चुपचाप से डायग्राम बनाओ, वरना मैं अभी चैट्स ऑफ कर दूंगी। देखूंगी जैसे पीछे मुड़ के, मुझे पता है तुम क्या कर रहे होगे। अरे यार बन गया, देखो अगर आप बेटा किडनी को देखोगे, ये जो मैंने बेटा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया है, बाहर का जितना भी मैं पिंक कलर से ये डॉट्स बना रही हूं ना, इस डॉटेड एरिया को मैं कह रही हूं ये किडनी का बाहर का एरिया है। अगली क्लास में मेरे को थोड़ा 3Ds मिलेंगे ना कुछ, मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ये किडनी का बाहर का एरिया है जो मैं डॉटेड से बना रही हूं, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स एरिया, ठीक है।
अब बाहर का एरिया का मतलब समझो, किडनी तो ऐसी है ना भाई, किडनी का जो बाहर बाहर का रीजन होता है उसको आप कहते हैं कॉर्टेक्स एरिया। जब आप किडनी के अंदर जाते हैं, द अंदर का एरिया इज कॉल्ड एज द मेड्यूलरी एरिया, जो कुछ पिरामिड्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि मैंने ये पिरामिड्स बनाए हुए हैं, इसे बोला जाता है रीनल पिरामिड। रीनल का मतलब किडनी, किडनी के अंदर पिरामिड्स है, रीनल पिरामिड्स या मेड्यूलरी पिरामिड्स। एनसीईआरटी ने मेड्यूलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स वर्ड यूज किया होगा। दिस, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, दीज आर द पिरामिड्स। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, दीज आर द मेड्यूलरी पिरामिड्स। दीज आर दी मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, अगर आप मेड्यूलरी पिरामिड से देखोगे तो मेड्यूलरी पिरामिड से मैंने छोटी छोटी ब्रांच निकाली है बेटा, है ना। हाँ, रीनल पिरामिड या मेड्यूलरी पिरामिड वही दिया होगा। अगर आप देखोगे बेटा, इसी पिरामिड से ऐसे छोटे छोटे डक्ट्स निकल रहे हैं, इन्हें माइनर कैलाइसिस बोला जाता है। माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस। अगर मैंने ये एक पिरामिड बनाया है तो इससे माइनर कैलाइस निकला। ये मैंने पिरामिड बनाया है तो ये माइनर कैलाइसिस बनाया। ये माइनर कैलाइसिस मिलके बनाते हैं मेजर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस मिलके बनाते हैं मेजर कैलाइसिस। क्या आपको मेरी बात यहां तक पल्ले पड़ी बेटा, समझ में आई जो मैंने बताया आपको? यस, क्या आपको समझ में आई? यस। एक जगह से आपने बनाया रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड से निकाले आपने बेटा क्या, माइनर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस मिलके बनाते हैं मेजर कैलाइसिस। एक्चुअल में अभी आप देखोगे ये जो एरिया होता है ना बेटा, ये जो एरिया होता है, अब पहले तो मैं क्या करूंगी ना, अरे पहले तो मैं क्या करूंगी, हाँ इसको थोड़ा कलर करके हटा देती हूं, ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं। अगर आप देखोगे ये वाला जो रीजन है ना बेटा, इसे कहा जाता है, दिस इज अ ब्रॉड फनल शेप रीजन, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है द रीनल पेल्विस। ये जो मैं व्हाइट कलर से बना रही हूं ना, दिस रीजन इज अ ब्रॉड फनल शेप रीजन, दिस इज कॉल्ड एज द रीनल पेल्विस। एनसीईआरटी कहती है रीनल पेल्विस ओपन्स इनटू द कैलाइसिस। एनसीईआरटी की लाइन समझो, एनसीईआरटी कहती है ये जो ब्रॉड फनल शेप रीजन है इसे कहा जाता है रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस एक्चुअल में ओपन हो रही होती है इनटू द कैलाइसिस। तो तुम्हें इनटू द कैलाइसिस ओपन होते हुए दिख रही है, रीनल पेल्विस कैलाइसिस में ओपन होते हुए दिख रही है, ये ओपन ही तो हो रही है कैलाइसिस में। हाँ, एनसीईआरटी ने मेजर और माइनर कैलाइसिस नहीं दिए हुए, बट आप याद रखिए और आप लिखिए, एनसीईआरटी ने मेजर माइनर नहीं दिए हुए, बट ये जरूर कहा हुआ है कि रीनल पेल्विस एक ब्रॉड फनल शेप रीजन होता है जो कैलाइसिस में ओपन हो रहा होता है। आपको यहां पे दिख भी रहा है। अब इसे फटाफट से बेटा आपको नोट करना है, आप फटाफट से इसे नोट कर लो बस। ठीक है, अब मैं इसे लेबल कर रही हूं, चैट्स ऑफ कर रही हूं और लेबल वो क्या बोलते हैं इसको, लेबल कर रही हूं। ओके, सबसे आउटर मोस्ट पिंक कलर का कवर, दिस, अरे यार, आउटर मोस्ट पिंक कलर का कवर, दिस इज द रीनल कैप्सूल, दिस इज द रीनल कैप्सूल बच्चों। ठीक है, पहले मैं पिरामिड्स की लेबलिंग कर रही हूं बेटा, इसे कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। पहले मैं पिरामिड्स की लेबलिंग कर रही हूं, दिस इज द मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड्यूलरी पिरामिड्स से निकले ये जिन्हें बोलते हैं माइनर कैलाइसिस, जिन्हें बोलते हैं माइनर कैलाइसिस। माइनर कैलाइसिस आगे मिलके क्या बनाते हैं, मेजर कैलाइसिस। मेजर कैलाइसिस, और अल्टीमेटली तुम्हें एक ब्रॉड फनल शेप रीजन दिख रहा है मैम, जिसे कहते हैं रीनल पेल्विस। इसे कहा जाता है रीनल पेल्विस।
रीनल पेल्विस के बारे में बेटा यही लिख लो, अब्रॉड फनल शेप रीजन, अब्रॉड फनल शेप्ड region which opens into calycis. मैम ये जो डॉटेड वाला रीजन दिख रहा है दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन विच इज द आउटर रीजन. पिरामिड्स के बारे में मैं लिख सकती हूं, मेड्यूला इज divided into these. medulla region divided होता है into medullary pyramids. अब यहां पे दो चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें बेटा. एक तो आपको इस रीजन से क्या दिखेगा बेटा, यहां इस रीजन में आपको एक नॉच दिखती है. नॉच का मतलब इन द कॉनकेव पार्ट, दिस इज द केव. कॉनकेव पार्ट में आपको एक ओपनिंग दिखती है, एक नॉच दिखता है जिसे कहा जाता है, नॉच का मतलब एक डिप्रेशन. आपको यहां पे डिप्रेशन भी दिख रही है, इसको कहा जाता है हाइलम. ये वो ओपनिंग है, ये एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू आपके किडनी से यूरेटर, ब्लड वेजल्स, जितनी भी चीजों की एंट्री या एग्जिट होनी होती है, ये इसी एरिया से होती है जो इसके कॉनकेव एरिया में दिख रही होती है. इसे बोला जाता है हाइलम. तो मैं यहां पे बना सकती हूं कि मैम ये जो एरिया है ना, इसे हम कह सकते हैं दिस इज द हाइलम एरिया. दिस एवरीथिंग दैट विल एंटर और एग्जिट विल बी थ्रू दिस. अगर मेरे को ये यूरेटर भी बनाना है, ब्लड वेजल्स बनाने हैं, वो इसी के थ्रू एंटर या एग्जिट कर रहे होंगे. तो इसको बना दो. ये एरिया क्या है, दिस इज द हाइलम. हाइलम के बारे में हम क्या लिखेंगे मैम, अ नॉच प्रेजेंट at the concave part for entry or exit of blood vessels. ब्लड की स्पेलिंग में 3, यूरेटर एक्सेट्रा. यहां तक कोई समस्या नहीं है मैम. मेड्यूलरी पिरामिड समझ लिए हमने, पिरामिड से माइनर कैलाइसिस समझ लिए, माइनर कैलाइसिस ने मिलकर मेजर कैलाइसिस बनाया, रीनल पेल्विस समझ लिया. पेल्विस वो एरिया है मैम जो कैलाइसिस में ओपन हो रहा है. अब दो तीन और बातें, आप जब भी मेड्यूलरी पिरामिड को देखोगे ना, एनसीईआरटी ने इसको ऐसे बनाया हुआ है. सारे बच्चे एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम नोट देखो, ऐसे लग रहा है कि स्ट्राइएटेड है. इसमें ऐसी लाइंस क्यों बनाई हुई है मैम? अब मैं आपको पहले ऐसे बनाऊंगी नहीं, आपको समझाऊंगी कि ये लाइंस ऐसे क्यों बनाई हुई है. मैम आपने किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, वो है नेफ्रॉन. मैम किडनी का आपने जिसकी वजह से यूरिन बन रहा होता है वही आपने नहीं दिखाया. अभी मैं दिखाती हूं वो एरिया भी. ऑल्सो बेटा एक चीज समझो, वैसे कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर के एरिया को कहा जाता है किडनी में, मेड्यूला अंदर वाले एरिया को कहा जाता है जो मेड्यूलरी पिरामिड्स में डिवाइडेड है. बट कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन मेड्यूला के पिरामिड्स के बीच बीच में भी नजर आता है. कॉर्टेक्स का कुछ एरिया, कॉर्टेक्स वैसे बाहर का एरिया है, कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन, कैन यू सी जो मैं डॉट से बना रही हूं, द पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स बेटा दैट एक्सटेंड्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड, जो पिरामिड्स के बीच बीच में एक्सटेंडेड एरिया कॉर्टेक्स का दिख रहा है, इसे कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई या कॉलम ऑफ बर्टीनाई. एनसीईआरटी ने दिया हुआ है. कॉर्टेक्स ऐसे बाहर का एरिया है, बट कॉर्टेक्स का कुछ एरिया जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच बीच में एक्सटेंडेड है उसे कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई. इसको लेबल करें, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई. इसके बारे में क्या लिखेंगे मैम, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड. अब मैं आपको
लास्ट जो इस डायग्राम से रिलेटेड चीज बताना चाहती हूं वो है अबाउट इसके अंदर हमारे नेफ्रॉन्स कहां होते हैं। तो मैम साइड में एक छोटू सा बना देंगे, एक मेड्यूला का पिरामिड बना दे, बिल्कुल बना दो मैम। जैसे तो हम मना करेंगे तो आप नहीं बनाओगी, करोगी तो आप अपने मन की ही, हमें बस खुश करने के लिए पूछ लेती हो मैम, ठीक है। आपको भी बनाना है। ये पिरामिड बनाया तुमने, तो ये पिरामिड में नेफ्रॉन्स कैसे मौजूद होते हैं, मैं चैट्स भी ऑन कर देती हूँ। ये कैसे मौजूद होते हैं बेटा, ऐसे मौजूद होते हैं। ये एक्चुअल में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और दो तरीके के नेफ्रॉन्स बताऊंगी मैं तुम्हें, अभी तो मैं जस्ट ऐसे बना के बता रही हूँ। ऐसे बनाते हो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे करके नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। और जब आप नेफ्रॉन्स की प्रेजेंस देख रहे हो, इनका ऐसे जो यू शेप मैंने लूप ऑफ हेनले बनाया है या मैंने जो कलेक्टिंग डक्ट बनाई है, ये देखो लंबे लंबे लाइंस के फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी ने इसको फिर ऐसे बनाया हुआ है। इसीलिए एनसीईआरटी ने फिर इसको ऐसे स्ट्राइएटेड बनाया हुआ है। इसका मतलब ये मत सोचना कि इसके ऊपर कुछ मैम लगे हुए हैं क्या चीजें, नहीं। ये जो तुम्हें ऐसी लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये आपको कलेक्टिंग डक्ट या तो लूप ऑफ हेनले ऐसे नजर आ रहा होता है। समझ में आ गई बात? यस एवरीबॉडी, यस। तो दिस इज एक्चुअली द नेफ्रॉन, this is actually the nephron which is present inside the kidney, and due to the presence of nephron in such a way inside your medullary pyramids, the presence of your loop of Henle and your collecting duct is in such a way inside the medullary pyramids that your medullary pyramids appear a little striated. I'm sure you must have understood everything that I taught you in this class because I am amazing. बस। अरे यार सार्थक सिर्फ स्पैमिंग कर रहा है। इसका नाम मुझे 2 बार दिखा। एक बार इसने कुछ गलत लिखा था जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, अब इसने लिखा है बस, ठीक है। डन 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 डन। एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं सपोलो। इसमें कुछ बेटा तुम्हें पोथियां बनाने की जरूरत नहीं है, जितना तुमने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। यस एवरीबॉडी, यस, लव यू बच्चों, लव यू लव यू लव यू, ठीक है। डन डन डन। आई डोंट शो ऑफ गाइज, आई हैव द बेस्ट इंग्लिश इन द वर्ल्ड, इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू शो ऑफ। In front of whom? In front of you? You? चलो, क्लास खत्म होने वाली है भाई, क्लास खत्म होने वाली है। कुछ बच्चों की तो एकदम मौज आने वाली है, कहेंगे हाँ भैया अब तो क्लास खत्म होने वाली है। देखो यहाँ पे बेटा ये है हमारी किडनीज, हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे, हमारी लेफ्ट किडनी बेटा थोड़ी सी ऊपर। इसके ऊपर होती है एड्रीनल ग्लैंड, ये हो गया आपका इंफीरियर वीना केवा, ये हो गई आपकी बेटा रीनल वेन, रेड वाली हो गई आपकी बेटा आयोटा, डॉर्सल आयोटा, ये जो हो गई आपकी रीनल आर्टरी, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथर बोल रही हूं, यूरेथ्रा, ये हो गए, माय इंग्लिश इज वेरी गुड, ओके, ये हो गया बेटा यूरेटर, ठीक है, यस। अब बेटा एनसीईआरटी को ध्यान से रीड करो प्लीज, ठीक है, एक बारी देखो। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर and a urethra. Kidneys are reddish brown, bean shape, situated between the last thoracic T12 and beta third lumbar यानी कि L3, closer to the dorsal inner wall of abdominal cavity. हमारी abdominal cavity में ही मौजूद है, closer to the dorsal wall ये मौजूद होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है बेटा, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ है बेटा, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, एवरेज वेट है इसका 120 से 170 ग्राम, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस किडनी ऑफ अ किडनी देयर इज अ नॉच कॉल्ड एज हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंटर। सारी चीजें एंटर या एग्जिट जहां से भी करनी होगी वो वहीं से करनी होगी बेटा, आपके कार्डियक आपके हाइलम से, जो कि एक नॉच है जो आपके किडनीज के कॉन्केव पार्ट पे मौजूद होती है। Inner to the hilum, there is a broad funnel-shaped part called as renal pelvis with projections called as calyces. Actual में जब भी तो मैंने बोला pelvis opens into the calyces, क्योंकि pelvis के ही projections होती हैं जो वो calyces आपको दिख रही है।
आप मेड्यूला से बढ़ते हुए कैलाइसिस से होते हुए पेल्विस भी जा सकते हैं, और पेल्विस से होते हुए कैलाइसिस से होते हुए पिरामिड्स भी जा सकते हैं। तो ब्रॉड फनल शेप है पेल्विस, एंड उसी की प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कैलाइसिस, ठीक है। द आउटर रीजन, आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल, जैसे हमने कहा, यहीं पे लिख लो, रीनल कैप्सूल कहते हैं। इनसाइड किडनी देयर आर 2 जोन्स बेटा, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू कोनिकल मासेस, जिसे मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस, सिंगल कैलिक्स बोलते हैं, और प्लूरल में कैलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना, कैलिक्स भी कहते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई। एक चीज समझो अब बेटा, देखो दोनों तरीके से कह सकते हैं। मैंने आपको क्या समझाया अभी कि आप पेल्विस से होते हुए पिरामिड की तरफ भी जा सकते हो, पिरामिड से होते हुए कैलिक्स की रीनल पेल्विस की तरफ भी आ सकते हो। तो जैसे कि एनसीईआरटी ने यहां पे 2 लाइंस लिखी हुई है, अगर आप देखोगे, ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड एज रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज रीनल कैलाइसिस। मतलब पेल्विस की प्रोजेक्शंस दिखाई हुई है कि पेल्विस ही प्रोजेक्ट कर रहा है इनटू कैलाइसिस, पेल्विस ही ओपन कर रहा है इनटू कैलाइसिस। और नीचे देखो उल्टे डायरेक्शन में बात की हुई है, दोनों बातें ही सही है। यहां पे कहा हुआ है मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू कोनिकल मासेस कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस। हाँ, दोनों बातें कही हुई है, मैंने दोनों बातें आपको बताई अभी कि मेड्यूला है, एक जगह पे कह रहा है कि रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन है कैलाइस, और एक जगह पे कह रहे हैं मेड्यूला, क्योंकि दोनों के बीच में ही मौजूद है, तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो। बात आपको समझ में आई ना बेटा, जो मैंने आपसे कही। अब यहां पे बोला है द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड्स, इसे कॉलम ऑफ बर्टीनाई या रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनाई कहते हैं। ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, माइनर मेजर नहीं कहा हुआ, सिंपली ये कहा हुआ है ये आउटर रीनल कैप्सूल है, देखो लेबल भी किया हुआ है। बाहर का एरिया कॉर्टेक्स है बेटा, बाहर का एरिया कॉर्टेक्स है बेटा। ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं जो ऐसे स्ट्राइएटेड दिखाए हुए हैं, ये कैलिक्स को रिप्रेजेंट किया है, ये रीनल पेल्विस को रिप्रेजेंट किया है। रीनल वेन, रीनल आर्टरी लेबल की हुई है, और यूरेटर दिखाया हुआ है। ये वाला एरिया आपका हाइलम है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? आज यहीं तक रख रहे हैं, वैसे अभी टाइम तो वैसे हुआ नहीं है, लेकिन आज यहीं तक रख रहे हैं। हम अगली क्लास में जहां से शुरू करेंगे उसकी हेडिंग डाल के जा रही हूं। अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं बेटा नेफ्रॉन। नहीं, सॉरी नहीं, नेफ्रॉन से शुरू नहीं करेंगे, एक्चुअल में हमें बाकी पार्ट्स भी तो करने हैं। एक नोट डाल के बस एक बात लिख लो, ईच किडनी जो इनकी बेटा एक्चुअल में फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स होती हैं। अरे यार, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, जिन्हें हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। अगली क्लास में मैं कहां से शुरू करूंगी? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। अगली क्लास में एक्चुअल में मुझे जो शुरू करना है, किडनी के बाद नंबर 2 यूरेटर। बेटा यूरेटर तो मैं आज भी लिखवा सकती हूँ, वैसे यूरेटर तो मैं लिखवा सकती हूँ, अभी 5 मिनट टाइम तो है ही। यूरेटर यूरिन कैरी करती है, मेल फीमेल में कैसी दिखती है, इतना तो बेटा बनता है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा है यार, चलो अगली क्लास में कराऊंगी। अब बोल दिया है, नहीं तो तुम रोने गाने लगोगे। अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि डायग्राम भी बनाएंगे मेल यूरेथ्रा का, फीमेल यूरेथ्रा का, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये एक बेटा आरटीएस की अनाउंसमेंट है, आप इसको जरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बनाना भी है बेटा, ऐसे सिर्फ लिखवा के थोड़ी चली आऊंगी, उसको बनाएंगे भी ना, है ना। यूरेटर को बनाएंगे भी, लिखाएंगे, लिखा दूं। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे लिखवा दो, कुछ बच्चे कह रहे मत लिखवाओ, और इसी चक्कर में तुम बेटा क्या करोगे, फालतू की बातें करोगे। चलो मैं अपनी मर्जी से कराऊंगी, मेरी मर्जी है, मेरी क्लास है, मैं अपने तरीके से कराऊंगी। यूरेटर के बारे में हमें बनाना भी है बेटा कुछ ड्रॉइंग्स, ठीक है। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड बेटा आपकी यूरेथ्रा एंड नेफ्रॉन्स अगली क्लास में शुरू होगी। आई होप बेटा आज की क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई, अब इसको बेटा नया फोटो लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि जूलॉजी, मेड इजी, मैं जो इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिख रही हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, जब भी आप कोई किताब लेते हो, अगर लेते हो, नहीं लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लेते हो, जहां से भी आप लेते हो बेटा, प्लीज वहां पे जाके अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर शेयर किया करो।
देखो अच्छा बच्चा जो होता है क्लास में भी पढ़ के निकल लेता है, ठीक है, वहां पे भी किताब मतलब लेगा, मस्त बहुत मजा आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। भाई बताना चाहिए, एक्सप्रेस करो, जीवन में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है बेटा, आगे भी बहुत काम आएगा। नहीं तो लोग तुम्हें बोलेंगे तुम एक्सप्रेस नहीं करते हो, सब कुछ अपने अंदर रखते हो, एक्सप्रेस करो भाई, एक्सप्रेस करो, ठीक है ना। सो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली आई मस्ट से एक्सप्रेशन ऑफ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि बेटा दुख तो बताने की जरूरत नहीं है ना, दुख तो तुम भर भर के, अभी मैं बोलने की भी जरूरत नहीं है, 500 दुख निकल जाएंगे तुरंत, ठीक है। और नफरत तो बिल्कुल ही बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेकार हो, आप ये हो, आप वो हो, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आज मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ जो मुझे उतने अच्छे से तो नहीं आता, आप कहोगे कि मैम हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, बट सच में। और ये गाना जो है, यूजुअली मैं इस तरीके के गाने गाती नहीं हूँ, मैं बहुत ही रेट्रो गाने गाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक गाना सुना रही हूँ जो मैं काफी पहले मैंने सुना था, वैसे बहुत पहले के टाइम पे मैंने ये गाना सुना था, बहुत पहले तो नहीं, काफी पहले, हाँ सुना था वैसे काफी पहले ही, लेकिन दोबारा से मैंने वो गाना सुना रिसेंटली, और फिर वो गाना मैं गुनगुना रही थी, तो मैंने कहा आज बच्चों को वही गाना सुनाऊंगी। है पंजाबी गाना, और उसके लिरिक्स बेटा अगर खराब हो जाए तो प्लीज गाइज डोंट हेट ऑन मी, बिकॉज मेनी पीपल आर ऑलरेडी, ठीक है ना, डोंट हेट मी बेटा। मैं गाना सुना देती हूँ आप लोगों को फटाफट से, ठीक है। मैं ते तू ते होर कोई ना, मेरा ते मेरा ते दिल पे जोर कोई ना, मैं तेरी क्वीन आवे, दिल दी कलीन आवे, कर दे स्माइला तेरा मुंह चाही देवे, मैनू जुत्तियां दी लोड़ नी, तू चाही देवे मैनू गुच्चियां दी लोड़ नी, तू चाही देवे मैनू जुत्तियां दी लोड़ नी, तू चाही देवे मैनू गुच्चियां दी लोड़ नी, तू चाही दे। क्योंकि गुची तो मेरे पास, गुची, प्राडा, एलवी, मर्सिडीज, मेरे पास सब है। लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और मुझे जरूर बताइए आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। भगवान करे आप सब बेटा बहुत बहुत मेहनत कर पाए, बहुत अच्छा आप लोगों का स्वास्थ्य रहे, क्योंकि आज वीक की समाप्ति है, अब तो मैं अगले वीक मिलूंगी। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े, जीवन में बहुत नाम कमाएं, अच्छा इंसान बने, अच्छी बातें करें, और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बहुत गलती से, या भगवान करे आप लोगों को भगवान ऐसी बुद्धि दे कि आप करना भी चाहो कुछ गलत तो ना करो, ठीक है, नहीं करना चाहिए वैसे तो बेटा, ठीक है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इंटेंशनली तो बिल्कुल ही नहीं दुखाना चाहिए, अनइंटेंशनली भी नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, लव यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। लगेगी। खान 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 थे